नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। देश की 4 बड़ी खबर आपके सामने हम रखने वाले हैं और चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो की हर हकीकत आप तक पहुंचाएंगे। आफत आसमानी, सिस्टम पानी पानी। सऊदी से डी चीनी ताबूत में की। मोदी की कूटनीति, ड्रैगन की निकली चीख। बिहार में भूचाल, माझी का क्या है सिग्नल। तो जिन खबरों की झांकी अभी आपने देखी, उसी पर विस्तार से आगे हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और आज की पहली खबर बारिश से जुड़ी होगी। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ एक रात की बारिश में राजधानी पानी पानी हो जाता है। क्या सिस्टम की आंखों में तनिक भी पानी नहीं बचा? ये सब देखकर दूसरी खबर भारत की शानदार उपलब्धि पर होगी, जहां सऊदी अरब के साथ डील के बाद मानो पाकिस्तान और चीन सिर पकड़कर बैठ गए हों। तीसरी खबर मोदी की कूटनीति पर बात करेंगे। आखिर कैसे नए इकोनॉमिक ट्रेड रूट ने चीन के वन बेल्ट वन रोड की काट निकाल दी है। और आज की चौथी खबर आपके, हमारे, हम सब के बच्चों से जुड़ी होगी। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कुत्ते के काटने को बहुत बड़ा खतरा बताया है। तमाम खबरों की हम पड़ताल करने वाले हैं। चप्पे चप्पे से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। वीरेश पांडे से हम जानेंगे कि आखिर एक ही बारिश में सिस्टम क्यों डूब जाता है। अंकित गुप्ता के पास भी आपको लिए चलेंगे, वो हमें जानकारी देंगे कि सऊदी अरब के साथ भारत ने जो डील की है उसके आने वाले वक्त में क्या फायदे होंगे। G20 की सबसे बड़ी सफलता है नए ट्रेड रूट। आखिर इससे कैसे चीन को चोट पहुंचाई जाएगी, ये आशीष सिंह आपको बताएंगे। और निपुण सहगल से हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कुत्ते काटने की समस्या को बहुत गंभीर बताया है। क्या इसका कोई समाधान भी निकलेगा, कोई रास्ता इससे निकलने वाला है? तमाम खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लखनऊ में तो सड़कों पर पानी भर चुका है, सब कुछ ठप हो चुका है। मुरादाबाद, बाराबंकी में भी हर तरफ पानी ही पानी। हरियाणा, राजस्थान से भी कुछ इसी तरह की खबरें आ रही हैं, वहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का बहुत बुरा हाल है, जहां सड़कों पर हर तरफ पानी का कब्जा। तो बारिश हुई नहीं, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से हालात बद से बदतर हो जाते हैं। आपके सामने यूपी के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम बारी बारी से रख रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान में भी भारी बारिश का अलर्ट है। सवाल यह कि वहां पर आने वाले दिनों में क्या होगा। यह देखिए यूपी, उत्तराखंड और अन्य जगहों पर क्या हालात हैं। लखनऊ से लेकर मुरादाबाद, बाराबंकी, चंपावत की तस्वीर, रुद्रपुर, काशीपुर, धौलपुर से लेकर तमाम और भी जगहों से जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं, आप देख पा रहे हैं वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। छतरपुर में भी आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे नदी के बीच ये कोई शहर हो। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और अन्य राज्यों से आ रही खबरों के मुताबिक आप देखिए भारी बारिश के बाद किस तरीके के हालात बन गए हैं। और ये तमाम वो शहर हैं जहां पर पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए जरा स्थिति क्या है। पहले लखनऊ की खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। सीधे वीरेश पांडे के पास आपको लिए चलता हूं। वीरेश, अभी लखनऊ में क्या हालात है वो बताइए। और दूसरा सवाल यह भी है, अचानक से ये सिस्टम ठप क्यों हो जाता है थोड़ी सी बारिश में? देखिए अखिलेश, ये अचानक सिस्टम ठप नहीं हो जाता है, बल्कि सिस्टम हर वर्ष ठप ही रहता है। उसे बहाना चाहिए। एक बारिश होती है और सिस्टम का जो लिपाई पोताई रंगाई होता है वो सब सबके सामने आ जाता है। स्मार्ट सिटी, जी हां, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके प्रधानमंत्री ने सपना देखा था कि इसे स्मार्ट सिटी बनाया जाए। देश के तमाम शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन जो स्थानीय कर्मचारी, अधिकारी, उनकी लापरवाही का ये जीता जागता नतीजा है। कल शाम से बारिश शुरू हुई और बारिश शुरू हुई रात में, और दिन में ये हालात हो गए कि स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। साथ ही साथ लोगों का चलना दूभर हो गया। सड़कों पर खाली पानी,
हर जगह पानी, स्कूलों में पानी, ऑफिसेज में पानी, सड़कों पे, गलियारों पे, हर जगह लोगों के, मंत्रियों के घर में पानी। मोती सिंह पूर्व मंत्री रो रहे हैं कि हमारे घर में पानी, गोमती नगर जैसे पॉश इलाके में पानी। तो गोमती की जो आसपास का इलाका है वहां का तो छोड़ दीजिए, मैं ये कह सकता हूं कि जब सिस्टम को मुंह चढ़ाने के लिए गोमती नदी खुद दर्शन देने पहुंच गई हैं लखनऊ वासियों के बीच में, क्योंकि गोमती का दर्शन करने लोग पहुंचते हैं, किनारे पर जाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो आज सोचा गोमती ने कि आज मैं लखनऊ का दर्शन कर लूं, तो वो दर्शन करने पहुंची हैं, जगह जगह लोगों के घरों में घुस गई हैं कि साक्षात दर्शन करो। मैं आ चुकी हूं, सिस्टम का फेल्योर है और ये सिस्टम हर वर्ष फेल होता रहता है। हम और आप लगातार संवाद करते रहते हैं, सिस्टम को जगाने की कोशिश करते रहते हैं, मंत्री जागे, प्रमुख सचिव जागे, नगर आयुक्त जागे, लेकिन हर वर्ष यही हाल है। और पिछले साल भी मैंने इसी तरह का ज्ञान दिया था, लोगों को बताया था, दर्शकों को बताया था, अधिकारियों को सचेत किया था, सिस्टम के कान को के ऊपर किसी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की थी। इस वर्ष भी कर रहा हूं, आज भी कर रहा हूं, सुबह से कर रहा हूं। चलिए वीरेश, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा तो बातचीत आगे भी हम करेंगे। दरअसल आप भले ही प्रशासन को, सरकार को सचेत करते रहे, लेकिन लगता नहीं कि इसका कोई असर होता है। जो खबरें हमें मिल रही हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, जरा उस पर भी नजर डालिए। सितंबर में वाटर स्ट्राइक 35 जिलों की बात की जाए, अगले 24 घंटे वहां पर बारिश का अलर्ट है, यानी बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। ये उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहां पर क्या हालात है, वीरेश आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे। बीती रात से जारी है बारिश और उससे पूरा शहर ऐसा लगता है कि मानो ठप हो गया है। जल भराव से पौष इलाके तक अछूते नहीं हैं, जो बड़े बड़े बंगले हैं वो तक डूबे हुए हैं और करीब 94 mm बारिश से हाल बेहाल है। हजरतगंज और गोमती नगर में भी जल भराव की हमें सूचना मिल रही है। कई इलाकों में तो 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है, आप समझ सकते हैं। और 1090 चौराहे की बात की जाए तो वहां पर सड़क तक धंस गई, पास में ही जो एक सड़क है, कॉलोनियों में पानी घुस चुका है, सड़कें डूबी हुई हैं, यानी हजार लोग इससे प्रभावित हुए हैं। पूर्व मंत्री मोती सिंह के घर में भी पानी भर चुका है। यह तो लखनऊ का हाल हमने आपको दिखाया। अब कानपुर आपको लिए चलते हैं। बीती रात से बारिश हो रही है, 40 mm पानी यहां पर बरसा है और उसके बाद बारिश से क्या हालात हैं। 25 से ज्यादा इलाकों में जल भराव से लोग परेशान हैं। अलग अलग मोहल्लों में, बिल्हौर में कच्चा मकान गिर गया, एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। बारिश और आकाशीय बिजली का कहर उन्नाव में देखने को मिला है। वहां से जो हमें सूचना मिल रही है उसके मुताबिक मुरैरा गांव में बिजली गिरी, 127 भेड़ों की जान चली गई बिजली गिरने की वजह से। जबकि बाराबंकी से सूचना मिल रही है कि जगह जगह पानी भरने से लोग वहां भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। रेलवे स्टेशन ट्रैक तक पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ वहां नजर आ रहा है। अब बहराइच की अगर बात कर ली जाए, तालाब जो है, सड़कें जो हैं वो तालाब बन चुकी हैं, रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है, यानी यहां भी कमोबेश वैसे ही स्थिति है। मेडिकल कॉलेज में तो 2-2 फीट तक पानी भर चुका है। सोचिए अब मरीजों का भला क्या वहां पर इलाज हो पा रहा होगा। मथुरा, कल से हो रही बारिश से यहां भी हाल बेहाल है। मथुरा की बात अगर की जाए, सड़कें डूबी हुई हैं, कई जगहों पर गाड़ियां फंस गई हैं जल भराव की वजह से। मुरादाबाद, 24 घंटे की बारिश में मुरादाबाद का भी हाल बेहाल है। जबरदस्त बारिश हुई और उसके बाद वहां की स्थिति क्या है, सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान हैं, यातायात पर सीधे तौर पर इसका असर देखने को मिल रहा है। रेलवे स्टेशन तक पर पानी भर चुका है, ट्रैक डूब चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको वीरेश के पास लिए चलता हूं। वीरेश, ये जो हालात हैं, आप भी बता रहे थे, मैं भी पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहा था। सवाल यह खड़ा होता है, जो आप भी जिक्र कर रहे थे अपनी बातचीत में, कि करोड़ों का बजट इन चीजों के लिए होता है ताकि जल निकासी की व्यवस्था हो। सवाल यह, क्या यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है? पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। औने पौने दाम की चीजों को हजारों रुपए में खर्च किया जाता है, लाखों रुपए में खरीदा जाता है। और ये सिटी को चमकाने के नाम पर जो हम बात करें तो पूरा सिस्टम, अरे नगर निगम को टैक्स दिया जाता है, हाउस टैक्स से लेकर तमाम तरह के टैक्स हैं, दिए जाते हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? जिम्मेदारी से अगर हम कहें, मुंह मोड़ लिया जाता है। मोती सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, एबीपी न्यूज से बात करते हुए मुझसे कह रहे हैं कि मेरा फोन एके शर्मा, नगर विकास मंत्री, रात से नहीं उठा रहे हैं। अमृत अभिजात प्रमुख सचिव हैं, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं।
मेरे मैसेज के जवाब पे वो लिखते हैं कि म्युनिसिपल कमिश्नर से बात करिए। वरिष्ठ नेता, कई बार के कैबिनेट मंत्री, कई बार के विधायक, पूर्व मंत्री मोती सिंह भारतीय जनता पार्टी के, वो साफ मुझे मैसेज अपने मोबाइल पे दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि एके शर्मा फोन ही नहीं उठाते, उनका फोन कई महीने से नहीं उठाया, रात से वो फोन कर रहे हैं। इस स्थिति को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन हैं मोती सिंह। मैं नाम दे रहा हूं, ये इसलिए दे रहा हूं कि ये भावना क्या है काम करने की, उनकी कुव्वत क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 घंटे काम करते हैं, रात में भी सजग रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हर सिस्टम को ठीक किया जाए। लेकिन मंत्री, मुझे बिल्कुल छोटे में जरा ये बता दीजिए, वीरेश बिल्कुल छोटे में बता दीजिए, आप कहां खड़े हैं? किसी नदी नाले में उतर गए हैं क्या आप? अरे भाई, नदी नाला तो पूरा लखनऊ के कम से कम ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। मैं तो यहां तक पानी में डूबा था एक स्कूल के अंदर। मैं आपको बताऊं कि ये है जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास, यानी ताज होटल से 1 किलोमीटर की दूरी है। और मेरे पास समय का अभाव था, यहां से मैं अगर 100 मीटर दूर जाता जनेश्वर मिश्रा रेलवे फाटक के पास, तो आपको मैं यहां तक डूबा हुआ दिखाई देता। यहां जद्दोजहद करते हुए लोग दिखते हैं, बड़े बड़े नागरिक दिख रहे हैं, बड़े बड़े यहाँ के IAS शहर के बीचों बीच का हाल है वीरेश जो आप बता रहे हैं। वीरेश चलिए अपना ख्याल रखिएगा, खबर तो दर्शकों तक पहुंचाइए, लेकिन एहतियात जरूर बरतिएगा क्योंकि इस तरीके के हालात बहुत चिंताजनक हैं। चीन और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर है। सऊदी क्राउन प्रिंस से मिले प्रधानमंत्री मोदी और मुलाकात से पहले राष्ट्रपति भवन में स्वागत हुआ है। दोनों देशों में पावर ग्रिड कनेक्शन पर डील हुई है। समुद्र के नीचे से पावर ट्रांसमिशन बिछाएंगे। एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर भी करार। हाइड्रोजन स्टोरेज, तेल गैस पर निवेश बढ़ाएंगे। भारत सऊदी की डील से पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तान के लोगों ने अपनी सरकार को कोसना भी शुरू कर दिया है। तो अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यह डील हुई है, पाकिस्तान से लेकर चीन तक में हड़कंप की स्थिति है। समुद्र के नीचे पावर ट्रांसमिशन बिछाने की बात भी है। इसके अलावा एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर भी कई करार हुए हैं। तो बहुत ही करीबी ये दोस्ती का रिश्ता और समझौता। सीधे मैं अंकित गुप्ता के पास लिए चलता हूं। अंकित, इस समझौते में ऐसी कौन कौन सी बड़ी बातें नजर आ रही हैं जिससे चीन और पाकिस्तान तक तनाव में आ चुका है? अखिलेश, पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच में जिस तरीके से डील्स हुई हैं, जो अभी आप भी जिसका जिक्र कर रहे थे, इससे पहले 24 घंटे पहले ही ट्रांजिट कॉरिडोर की जो बात हुई है, मिडिल ईस्ट यूरोप तक जो ट्रांजिट कॉरिडोर जाता है, उसने चीन और पाकिस्तान दोनों को ही करारा झटका दिया है। पाकिस्तान और चीन ये सोच रहे थे कि भारत को अगर जो है यूरोपियन यूनियन तक जाना है तो पाकिस्तान वाला रास्ता है और पाकिस्तान उस पर सहमति नहीं देगा तो वो बात नहीं बन पाएगी। लेकिन भारत सरकार ने जो जिस तरीके से डील की है, जिसमें जो सऊदी अरब का भी एक अहम रोल है, जो ट्रांजिट कॉरिडोर है वो जो रास्ता ले रहा है उसमें पाकिस्तान बीच में आ ही नहीं रहा। और चीन जो एक जो अपना जो एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा था, उसको भी एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चीन ये सोच रहा था कि वो पाकिस्तान होता हुआ यूरोपियन यूनियन तक पहुंच जाएगा। ऐसे में जो पाकिस्तान और उसका आका चीन है ना, उसको दोनों को झटका लगा है। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने जिस बात का ऐलान किया कि ये जो एक तरीके से बिजली के को लेकर के ये समझौता किया गया है, यानी कि ग्रिड सर्किट का जो समझौता किया गया है, ये भी समुद्र के नीचे से जा रहा है और सऊदी अरब तक पहुंच जाएगा। और इसका मकसद क्या होगा? उसका मकसद, जैसी कि सूत्रों से जानकारी निकल के सामने आ रही है, सोलर एनर्जी के थ्रू एक देश दूसरे को बिजली सप्लाई करेंगे। जिस समय भारत में जो सूर्योदय होगा या भारत में सूर्य की रोशनी होगी, उस दौरान भारत से सऊदी अरब तक बिजली जाएगी, और जिस दौरान भारत में अंधेरा होगा, सऊदी अरब में जिस दौरान जो सूर्य की रोशनी होगी, सऊदी अरब से भारत तक पहुंचेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सऊदी अरब और भारत के बीच में जिस तरीके से समझौते हो रहे हैं वो एक नजदीकी को दिखा रहे हैं। और चीन और पाकिस्तान, सबसे ज्यादा पाकिस्तान को ये चुभ रहा है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब को वो अपना एक रहनुमा के तौर पर देखते थे। जब पैसे की जरूरत होती थी, सऊदी अरब के पास पहुंच जाते थे, हाथ भीख का कटोरा लेकर के पैसा मांग लेते थे। लेकिन अब क्या होगा? अब तो सऊदी अरब भारत के काफी नजदीक आ गया है, और यही बात चीन और पाकिस्तान दोनों को खल रही है। जी बिल्कुल अंकित, और यही नहीं, अभी और भी कई ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे चीन भी परेशान होगा और पाकिस्तान तो होगा ही होगा। चीन को भारत से मिली बहुत बुरी खबर। जी हां, चीन के सिल्क रूट की भारत ने खोजी है काट। अब भारत से यूरोप तक स्पाइस रूट बनाने की डील हुई है। आपको मैं बता दूं, यूएस, फ्रांस, इटली, जर्मनी की भी इस पर सहमति नजर आ रही है। तो इसका सीधे तौर पर आने वाले दिनों में
चीन पर भी असर पड़ने जा रहा है स्पाइस रूट की वजह से। तो चीन के लिए एक लिहाज से बहुत बड़ा झटका। चीन के राष्ट्रपति जो कि G20 की बैठक में नहीं आए थे और तब चीन को शायद ऐसा लगा होगा कि वो कोई अड़ंगा लगा देगा या ये बैठक शायद इतनी सफलता के साथ ना हो पाए। आप देखिए लेकिन क्या परिणाम सामने आ रहे हैं। चीन के लिए एक बहुत बड़ा ये झटका है। चीन के सिल्क रूट की काट खोज ली है भारत ने। भारत से यूरोप तक अब स्पाइस रूट बनाने की डील हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी आपको देंगे हमारे सहयोगी आशीष सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, चीन के लिए कितना बड़ा यह झटका है स्पाइस रूट? देखिए, चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका है और अब यह वजह निकलकर सामने साफ हो गई है कि क्यों चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग G20 में हिस्सा नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वहां पर आकर बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है। शी जिनपिंग के लिए, चीन के लिए जो BRI और OBOR वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव था, वो पूरी तरह से एक न केवल आर्थिक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन उसका अब काट न केवल भारत बल्कि भारत, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और यूरोप ने मिलकर निकाला है। और ये IMEEEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, बेसिकली जो ओल्ड स्पाइस रूट है वो चीन के सिल्क रूट की काट है। इससे होगा ये कि चीन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है अर्थव्यवस्था को लेकर पूरे विश्व की, वो काफी हद तक कम होगी। दूसरा, चीन का जो एक लोन को लेकर, एक ब्याज और कर्ज को लेकर एक बड़ा ट्रैप था जिसमें कई छोटे और मिडिल लेवल के अर्थव्यवस्था वाले देश फंस चुके थे, उनसे भी एक ऑप्शन मिलेगा। और उसी ऑप्शन का तुरंत इस्तेमाल किया गया जब इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने 24 घंटे के अंदर ही, 24 घंटे के अंदर जब उन्होंने अनाउंस किया, वो उस IMEEC का हिस्सा थी न्यू दिल्ली में G20 समिट के दौरान। और उसी दिन शाम को चाइनीज प्रीमियर ली कियांग को बता दिया कि भाई साहब, अब हम आपके वन बेल्ट वन रोड से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अब हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का हिस्सा होने वाले हैं। मतलब साफ है, उसके लिए पाकिस्तान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी देश एक साथ में जुड़ेंगे, न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू भी ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। आशीष, मैं चाहूंगा कि आप न्यूज रूम से स्टूडियो में आ जाइए ताकि आपसे और ज्यादा इस बारे में हमारी बातचीत हो सके और ये जो सिल्क रूट है इसकी बारीकियां भी दर्शकों को हम समझा सकें, उन्हें और बेहतर तरीके से ये पूरी बातचीत समझ में आ जाए, क्योंकि ये वाकई में कई मायनों में बहुत बड़ी डील है। जैसा कि आशीष आप बता भी रहे हैं कि चीन के लिए बड़ा झटका है। कभी किसी जमाने में ये रूट पहले भी क्या रहा था अब और एक बार फिर से हम इसकी ओर बढ़ रहे हैं जिसकी तरफ। बिल्कुल, इस रूट का इस्तेमाल पहले भी, न केवल इस रूट का बल्कि अगर आप कुछ सेंचुरीज पहले जाएंगे तब वहां पर सिल्क और साथ ही साथ स्पाइस रूट, दोनों रूट का इस्तेमाल होता था। लेकिन अभी हम जो ब्राउन यहां पर सिल्क रूट दिख रहा है और स्पाइस रूट येलो कलर से, ये है सिल्क रूट। यानी कि चीन का, अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखिए, जो चॉकलेटी कलर की, ब्राउन कलर की जो लाइन दिख रही है, ये है चीन का BRI वन बेल्ट वन रोड वाला जो इनिशिएटिव है। और ये जो भारत ने अब काट निकाला है, जो येलो लाइन है स्पाइस रूट, इसे एक तरह से एक्टिवेट किया जाएगा। और ये साफ होगा कि इसके सेंटर में मतलब ज्योग्राफिकली नहीं, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू, भारत सेंटर में होगा, उसका केंद्र बिंदु होगा। और इसीलिए G20 का ओकेजन चूज किया गया जब न्यू दिल्ली में होगा ये भारत से लेकर आप अरेबियन सी तक, यहां पर आप शिपिंग रूट का इस्तेमाल करेंगे, यहां से लेके सऊदी अरेबिया, और साथ ही साथ आप आगे भी इसे एक्सटेंड करेंगे जब होगा मिडिल ईस्ट के बाकी देश और यूरोप के लगभग आधे दर्जन देश। तो इस तरह से जो पुराना रूट है, बाय एंड लार्ज उसे एक्टिवेट करने की कोशिश की गई है, रीएक्टिवेट करके। और ये येलो लाइन है, ये नई लाइन, अब जो ब्राउन लाइन है, जो आधा लगभग 50% पूरी हो चुकी है, उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ये चीन के लिए न केवल सामरिक तौर पर बल्कि आर्थिक तौर पर भी एक बहुत बड़ा झटका और नुकसान। एक बात बताइए, जैसे आप दो चीजें बता रहे हैं, ये सिल्क रूट और स्पाइस रूट, ये सिल्क रूट है, ठीक है, ये स्पाइस रूट है। अब इसके जरिए चीन को आर्थिक तौर पर कैसे नुकसान होगा, व्यापारिक तौर पर थोड़ा अगर बारीकियों को आप समझा सके दर्शकों को। देखिए, पहला तो जैसा कि मैंने बताया कि 50% जो ये ब्राउन लाइन है, ये लगभग चीन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। जैसे कि सीपेक है, पाकिस्तान में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं यहां पर। उसके अलावा अगर आप देखेंगे बाकी जगहों पर, बाकी देशों में, इटली को भी लेके काफी हद तक वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और इसीलिए इस तरह के जो रूट्स हैं, जहां पर चीन ने कुछ कुछ जगहों पर समरकंद में, ताशकंद में, यहां पर इन्वेस्ट कर चुका है,
तो ये एक बड़ा नुकसान होगा। मतलब दूसरा flop हो नुकसान जाएगा होगा उनका idea इन्वेस्टमेंट को लेकर, बिल्कुल हाँ। इन्वेस्टमेंट को लेकर इन पूरे प्रोजेक्ट्स के आसपास में उन देशों में जो इन्वेस्टमेंट्स होने वाले थे वो भी अब रुकेंगे, वो भी दो बार सोचेंगे कि ये ले या ये वाला रूट ले। इस रूट से जिसको ज्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा वो इस रूट का इस्तेमाल करना चाहेंगे। ये कौन कौन से इलाके को टच करता हुआ आ रहा है, जरा यहां से अगर आप बता पाए। देखिए ये यहां पर चीन के इस तरफ से आके ये पुराना रूट है, लेकिन अभी इस पार्ट को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा। जो डील साइन हुई है उसमें IMEE वो आगे में भी एक्सटेंड किया जाएगा। अभी फिलहाल इंडिया तक ही, यानी कि आप ये मानिए गुजरात और कैलिकट और मुंबई, यहां पर इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है वहां तक अभी IMEEC है। यहां से समुद्री रास्ता पूरा अरेबियन सी और उसके बाद में गल्फ ऑफ एडन से होते हुए पूरा मिडिल ईस्ट और उसके बाद में पूरा यूरोप, ये एक पूरा रास्ता एक्सप्लोर किया जाएगा। इस येलो लाइन के इस तरफ वाला हिस्सा पहले एक्सप्लोर किया जाता था स्पाइस रूट में, लेकिन अभी प्रोजेक्ट साइन किया गया है वो भारत के पूर्वोत्तर दिशा में फिलहाल नहीं एक्सप्लोर किया जाएगा, क्योंकि काफी एक बात और बताइए, आप चूंकि डिफेंस से संबंधित खबरों को बहुत करीब से कवर करते हैं, अगर व्यापारिक तौर पर ये देश बहुत करीब आ रहे हैं भारत के, तो जाहिर तौर पर जो हमारे सामरिक हित हैं वो भी जुड़ेंगे एक दूसरे से, नो डाउट। देखिए एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वन बेल्ट वन रोड में था, जो कि सिल्क रूट का एक तरह से एक रेप्लिका सा है, इसी पर चीन ने बनाया है, वो था डुअल यूज। क्योंकि आपने डिफेंस की बात की, जो इस पूरे रास्ते का इस्तेमाल उसके कई जगहों पर, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो रेल हो या फिर शिपिंग पोर्ट्स हो, इसका पूरे का इस्तेमाल लगभग डुअल यूज किया जाता था, यानी कि व्यापार भी और मिलिट्री भी, जिसकी हमें झलक बार बार श्रीलंका के पास में देखने मिलती थी, पाकिस्तान के पास में देखने मिलती थी। वो इसलिए क्योंकि वो मिलिट्री और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए। लेकिन जो ये येलो लाइन है जो कि पुराना स्पाइस रूट है, इसको लेकर जो बन रहा है वो प्योर और प्योर अर्थव्यवस्था को लेकर है। और देखिएगा कि जब डिफेंस की बात हो, सामरिक चीजों की बात हो, अगर व्यापार आपका बेहतर है जी, तो फिर देशों के बीच में रिलेशन अच्छा होगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए नया जो ट्रेड रूट है, डील किसके बीच, जरा इसे भी समझिए। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, UAE और भारत। अब इसके फायदे क्या होंगे वो भी आप समझिए, जिसका जिक्र आशीष भी कर रहे थे। हम आपको एक बार फिर से बताएं, डील का जो मकसद है पश्चिम एशिया और यूरोप तक सस्ता और तेज समुद्री और रेल ट्रांजिट उपलब्ध करवाना। जाहिर तौर पर इसके जरिए आप देखिए कि कैसे बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। और ऐतिहासिक कनेक्शन, जो मैं सवाल भी पूछ रहा था आशीष से, अथर्ववेद में इसका जिक्र है। आप देखिए उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ दो प्रमुख रूट तब बताए गए थे। हड़प्पा के वक्त मेसोपोटामिया तक व्यापार, और मैं आपको यह भी बता दूं कि पश्चिम में ईरान और मिस्र तक भारतीय राज्यों के व्यापारिक संबंध रहे, बहुत पुराने संबंध। सिल्क रोड से यूरोप में रोमन साम्राज्य और चीन तक व्यापार तब होता रहा था आशीष। बिल्कुल, ये एक पूरा जो आपने मैप बनाया है, ये जो एक चार्ट बनाया है, ये एक पूरा एक टाइम सीक्वेंस दिखाता है। चाहे वो अथर्ववेद के बाद में अगर आप देखिए तो उसके बाद में कब दो प्रमुख रूट थे, उत्तरापथ, उसके बाद में हड़प्पा कल्चर, उसके बाद में ईरान और मिस्र को लेकर कब था, और अब फिर जो लेटेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री जिसे कहते हैं, वहां पर सिल्क रोड से यूरोप में रोमन साम्राज्य और चीन तक व्यापार होता था। लेकिन ये उस समय की बातें थी जब आप मोटे मोटे तौर पर ये देखिए कि टेक्नोलॉजी या फिर जो रूट्स होते, रेल नहीं था, तो उस समय पर काफी कुछ लैंड और सी के बेसिस पर ही होता था। अब इसको एक बेसिस बना के, चाहे वो स्पाइस रूट हो या फिर सिल्क रूट हो, अब आपके पास काफी टेक्नोलॉजी है और उससे एक बेस बना के आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के हिसाब से, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से कॉरिडोर। अच्छा ये बताइए कि क्या इस रास्ते से अगर माल ढुलाई होगी तो क्या वो सस्ता भी बहुत पड़ेगा? यस, देखिए कौन कौन से देश आते हैं उस पर काफी कुछ निर्भर करता है। अगर आप चीन का अगर पूरा वन बेल्ट वन रोड देखेंगे, जो प्राइमरीली सिल्क रूट पर है, वो उन देशों को ज्यादा फायदा पहुंचाता था। यानी कि केवल और केवल चीन का माल जब सप्लाई करना हो पूरे विश्व को, तब ये फायदा पहुंचाता था, साथ ही साथ यूरोप तक में। लेकिन ये जो समुद्री रास्ता है जो कि प्राइमरीली स्पाइस रूट पर है, वो भारत को सबसे ज्यादा मुनाफा पहुंचाएगा, मिडिल ईस्ट को पहुंचाएगा और आगे यूरोप को पहुंचाएगा। तो सस्ते या महंगे के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन किन किन देशों से होकर गुजरता है, उस देश के लिए वो बहुत सस्ता हो जाता है, उस देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर हो जाता है। लगभग अगर आप देखें तो समुद्री रास्ता हो या फिर जमीनी रास्ता, कॉस्ट वाइज अगर आप देखें तो 10-15% का फर्क इधर उधर, कॉस्ट लगभग सेम पड़ता है। लेकिन चीन को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है कई लिहाज से, और शायद यही वजह है कि चीन बिलबिला रहा है। कुत्ते के काटने पर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी सामने आई है। कुत्ते का काटना एक गंभीर खतरा है, यह सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात मानी है। कुत्ते के काटने से पीड़ित वकील की अपील
सुप्रीम कोर्ट को देशव्यापी दिशा निर्देश देनी चाहिए। हाल में आपने देखा है किस तरीके से कई खबरें आई जब आपने देखा मासूम बच्चे तक इन कुत्तों के शिकार हो रहे हैं। ये जो आवारा कुत्ते होते हैं इनकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। और देखिए आपको पूरी जानकारी में देता हूं कुत्तों का हमला जो बढ़ा है, खतरा कैसे बढ़ता जा रहा है, भारत में कितना बड़ा एक खतरा हो चुका है। काटने का जो मामला है आप 2020 से लेके 22 तक अगर आप देखेंगे, यहां पर देखिए 46 लाख प्लस में यह आंकड़ा, 2021 में 17 लाख प्लस और यही 2022 में जब आप आएंगे तो 22 लाख प्लस। ये जो जानकारी दी गई है उसमें एक चीज साफ तौर पर नजर आती है कि लाखों में यह संख्या है कि कुत्तों के काटने से लोग प्रभावित हो रहे हैं और ऐसे में लोगों की जान भी जा रही है। हाल ही में घटना आपने देखी थी गाजियाबाद वाली। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए। निपुण, कोर्ट ने इस बारे में जो टिप्पणी की उसका अर्थ क्या निकाला जाए और क्या इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश भी आ सकता है? बिल्कुल अखिलेश, बिल्कुल निर्देश आ सकता है और यह उम्मीद की जा रही है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में चूंकि यह बात डाली गई है कि किस तरह के मामले बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पर गाज़ियाबाद का वो जो दर्दनाक वीडियो था जहां पर कि एक बच्चा मौत से पहले बिलख रहा है और उसका पिता असहाय भाव से उसे गोद में लिए बैठा है और वो कुछ नहीं कर सकता उसे बचाने के लिए, वो मामला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुद जजों के सामने रखा और अपील की कि आप संज्ञान लीजिए और सुनवाई शुरू कीजिए। जजों ने भी इस पे सकारात्मक रुख दिखाया है, हालांकि कोई निर्देश नहीं दिया है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है। मेरी बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ वकील आदिश अग्रवाला से भी, उन्होंने भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता तो हम एक याचिका भी दाखिल करेंगे क्योंकि इस समस्या का निदान जरूरी है। तो कोर्ट में तमाम बातें उठी कि किस तरह से हाल फिलहाल में बच्चों को नोच नोच कर मार दिया कुत्तों ने, कहीं वृद्ध लोगों की जान चली गई उनके हमले में, और ये मामला जहां पर कि रेबीज हो गया एक बच्चे को कुत्ते के काटने से और 40-45 दिन के बाद वो तड़प तड़प कर मरा। ये तमाम बातों को जजों ने गंभीरता से लिया और कुछ जरूरी भी है निपुण कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई निर्देश आए, सरकार भी कोई पहल करे, क्योंकि वाकई में कुत्ते बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। बिहार की सियासत में भूचाल की खबर है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया है। नीतीश मोदी की मुलाकात ने खिड़की खोली। नरेंद्र मोदी का दिल बहुत बड़ा है। अब जीतन राम मांझी अगर ये बात कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि जब से ये तस्वीर सामने आई है कई कयास लगाए जा रहे हैं। तो राजनीति कहते भी हैं कि संभावनाओं का खेल है, तो सवाल यह है क्या कोई नई संभावना तलाशी जा रही है बिहार में? पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया उसका क्या अर्थ निकाला जाए, बड़ा सवाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई, क्या बात हुई, इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमारे साथ हैं, जो बताएंगे कि आखिर इन दोनों की मुलाकात हुई, इसको लेकर के आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, आप हमारी बात को भूल जाते हैं। हमने जब पटना में बैठक हुई थी और जब लालू यादव ने कहा था राहुल जी को कि शादी कीजिए, हम लोग बाराती में रहेंगे, उसी दिन हम समझ गए थे और नीतीश जी को भी समझ जाना चाहिए था। और रही सही जो बातें थी वो बेंगलुरु में घट गई कि पहले ही वहाँ से भागना पड़ा उनको। और जब मुंबई में गए सोच समझ के, तब मुंबई में उनको आईना पूरा दिखला दिया गया कि आप नहीं, दर्शकों हैं कन्वेनर के ये, कि आखिर नीतीश जी को ही बाइडेन साहब से परिचय दिलाने का क्या उचित है नरेंद्र मोदी जी का। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी के दिल में कहीं न कहीं कुछ न कुछ चल रहा है। इसी बात को हमने कहा है कि आगे आगे देखिए क्या होता है। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार की ये बातचीत जीतन राम मांझी से आप सुन रहे थे। प्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश, क्या मतलब निकाला जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश बाबू फिर से पलटने वाले हैं? अखिलेश, इसका दूसरा पक्ष भी है और वो है जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। आपने देखा होगा कि जब से भोज से लौटे हैं नीतीश कुमार, उसके बाद से उन्होंने मीडिया में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जेडीयू के प्रवक्ता ने हमसे कहा है कि वो तो वहाँ पर गए, बाइडेन से मुलाकात हुई और जिस तरह से मुलाकात हुई वह देश का नाम रोशन हुआ और तमाम चीज़ें कह रहे हैं। नीतीश कुमार से प्यार किया जा सकता है, उससे नफरत की जा सकती है, लेकिन उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में अभी फ़िलहाल इस बात को लेकर ज़रूर कयास लगेंगे, लेकिन ये कहना कि देखिए आगे क्या होता है, ये ज़रूर इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कदम जो है वो बहुत ही फूंक कर रखा जा रहा है। जेडीयू की तरफ से नपी तुली प्रतिक्रिया,
बीजेपी की तरफ से नीतीश का ये सराहनीय कदम इस मामले को बताता है कि दोनों के बीच में जो कड़वाहट थी, जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ आग उगलते थे, वो कम से कम इस मसले पर कहीं से भी कोई एक दूसरे के खिलाफ नजर नहीं आ रहे हैं। अब इंतजार करना होगा अगले कदम का कि नीतीश कुमार क्या जो विपक्षी नेताओं की बैठक होगी इंडिया की, और उसमें जो चर्चा हो रही थी कन्वीनर पद को लेकर के या तमाम चीज़ों को लेकर के, सवाल उनकी भूमिका को लेकर के जिन्होंने नींव रखी थी, तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार को आगे भी कोई उम्मीद है कि कुछ हो सकता है? अगर ऐसे में उम्मीद नहीं दिखेगी तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार कोई ना कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो चौंकाने वाला होगा। प्रकाश, क्या इस तरह की भी कुछ खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अलग अलग नेताओं के साथ कुछ बैठकें कर रहे हैं? देखिए, वो पार्टी की बैठक है। नीतीश कुमार भी अपने पार्टी के नेताओं से जो प्रदेश में हैं, जिला स्तर पे हैं, प्रमंडलीय स्तर पर हैं, उनके अपने नेताओं से, अपने पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। 2 दिवसीय मुलाकात है आज और कल। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने कल अपने नेताओं से मुलाकात की थी। और सबसे खास और अहम बात है कि चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए, यानी चुनावी मोड में आने के लिए उन्होंने एक तरह से इंजन को स्टार्ट कर दिया है। अब ये देखना होगा कि पार्टी पदाधिकारी किस रूप से लेते हैं। तेजस्वी यादव जो अपनी पार्टी के नेताओं को कह रहे हैं, क्या अगला लोकसभा चुनाव के पहले मद्देनजर कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा समय है नहीं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की पार्टी भी तैयारी कर रही है, आरजेडी भी तैयारी कर रही है। हालांकि कमोबेश सभी प्रकाश, इस डेवलपमेंट पे नजर आप बना के रखिए, जैसे ही कुछ और जानकारी होगी दर्शकों तक आगे पहुंचाएंगे। आशीष और अंकित और निपुण सहगल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।